बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो इनवॉइस को फीड करना होता है कि सेल्स इनवॉइस जो है हम किस तरह से फीड करेंगे, ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। अगर ये आप सीख गए तो फिर बाकी काम मुश्किल इतना नहीं इसलिए होता कि जो सेल टैक्स इनवॉइस है वो आपने खुद फीड करनी होती है। परचेज इनवॉइस जो होती हैं वो टोटल आपने डाउनलोड करनी होती है, वो सप्लायर जो होता है उसने फीड की होती हैं और आपने उसको बस डाउनलोड करना होता है। इसी तरह जो टोटल इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट भी आपने डाउनलोड कर लेनी होती है, वो भी आपको फीड करने की ज़रूरत नहीं होती। जो एक्सपोर्ट होती है वो भी आपने डाउनलोड करनी होती है। तो जो सबसे टेक्निकल काम है इसमें जिसमें बहुत सारे गलती करते हैं रिटर्न फाइल करने वाले, फीड करने वाले जो गलती करते हैं वो इसमें एनेक्स्चर सी फाइल करते हुए करते हैं। तो एनेक्स्चर सी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इनवॉइस आपने कैसे फीड करनी है, तो वो अगर आप ये इसमें सीख जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट रिटर्न के बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको आपने इम्पोर्टेंट अच्छी तरह समझना है। अब ये आपको जैसे मैंने बताया कि हमने कौन सी इनवॉइस करनी है, परचेज इनवॉइस या सेल इनवॉइस, सेल्स करेंगे तो सेल पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, अब जब आपके पास अब सामने इनवॉइस है तो आप इसमें देखेंगे कि बायर्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। हम एक ऐसे ही इमेजिनरी ले लेते हैं इनवॉइस और उसमें हम फीड करते हैं, तो वो बायर का क्या है, कोई हम नाम वो लेंगे जो इसमें आ जाए, जिसके शेयर मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं, ताकि हमें उसका डाउट भी ना हो देने में, तो हम इसमें ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास जो इनवॉइस है वो क्या है जी, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर 1435 809 लें जी। आपने सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। लिखने के बाद इधर आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटो नेम आ जाएगा। आपने देखना है कि नाम जो करेक्शन, अगर नाम भी पहले लिखते थे लेकिन जब नाम लिखते थे तो उसमें वो गलती कर लेते थे। अब आपने जिसको फीड किया और खुद ब खुद नाम इसका आ गया, और बायर्स की जो टाइप है वो भी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ये भी खुद ब खुद आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने इनवॉइस की जो टाइप है वो सिलेक्ट करनी है कौन सी है। तो इधर से आप जब सिलेक्ट करेंगे, एक तो सेल टैक्स इनवॉइस है या डेबिट नोट है, क्योंकि जो सप्लायर ने करना होता है डेबिट नोट करना होता है और सेल टैक्स इनवॉइस करनी होती है। तो आप बीइंग सप्लायर ये कर रहे हैं तो इसलिए आप ये अब क्योंकि इनवॉइस कर रहे हैं तो आप इसमें सेल्स इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, सेल इनवॉइस जब एक आपकी सिलेक्ट हो गई तो फिर उसमें आपने इनवॉइस का जो नंबर है आपके पास, ये आपके पास जो नंबर है, सपोज हम उसको कहते हैं कि 123 नंबर है। ठीक है, 123 नंबर है तो इसने आपने 123 कर देना है। और अब आप डेट, क्योंकि अब जो मंथ चल रहा है फरवरी का, तो इसमें रिटर्न फाइल होगी जनवरी की, तो आपको कोई जनवरी की डेट उसकी होगी, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे जब डेट, तो आपके पास कैलेंडर खुल जाएगा। तो कैलेंडर में आपने इधर जनवरी की सिलेक्ट इसलिए करनी है कि आप फरवरी का महीना है, तो एक जो हर महीना जब क्लोज होता है, बेसिकली जो टैक्स पीरियड इनकम टैक्स में होता है वो 1 साल का होता है, लेकिन सेल्स टैक्स में 1 मंथ का टैक्स पीरियड होता है। तो 1 मंथ जो क्लोज हो रहा है, जैसे कि जनवरी क्लोज हो गया तो ये 15 फरवरी तक हमने करनी है, और जो इनवॉइसेस फीड करनी होती हैं वो 10 फरवरी तक आपने करनी है, कि 10 फरवरी तक आप इनवॉइसेस फीड करेंगे। फिर जो आपका बायर होगा उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद वो अपने परचेज और सप्लाई का फैक्ट निकाल के जो सेल टैक्स पेमेंट की डेट है वो भला क्या होगी, जज साहब बताएं। 15 फरवरी, जनवरी की जो है 15 फरवरी को जमा होनी है, पेमेंट जमा होगी। और वो रिटर्न कब जमा होगी मैडम? 18 को जमा होगी। ठीक है, अब आपने कोई डेट कर ली, हमने सपोज करते हैं 1 जनवरी की जो डेट है। ठीक है, 1 जनवरी की डेट आ गई सिलेक्ट। फिर आपने सेल्स ओरिजिन प्रोवेंस ऑफ द सप्लायर, के सप्लायर किस प्रोवेंस से है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो हम अभी चलो पंजाब में बैठे हैं तो हम कहते हैं जी पंजाब का ही सप्लायर होगा, तो आपने इसमें पंजाब को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, क्या है कि ये सप्लाई जा कहाँ रही है। तो हम क्योंकि चलो दूसरे सूबे को भी इन्वॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं जी ये बलूचिस्तान में जा रही है, तो आप बलूचिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि सप्लाईज आपकी बलूचिस्तान जा रही है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि सेल्स टाइप किस तरह की है। सेल्स टाइप को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा कि गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट है। जो आजकल स्टैंडर्ड रेट क्या है जी? 18%। 18% है, क्या 18% पे है, या गुड्स एट रिड्यूस रेट है। रिड्यूस रेट किस शेड्यूल में आता है मैडम?
ग्रेड 8 में, 8 शेड्यूल 8 में, 8 शेड्यूल 8 में। तो शेड्यूल 8 की क्या है, या गुड्स एट जीरो रेटेड किस शेड्यूल में आता है, 5 में, 5 शेड्यूल में। और यहाँ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, सिम है, गैस और सीएनजी है, मोबाइल फ़ोन है, उसके बाद आपके यहाँ प्रोसेसिंग और कन्वर्जन है। प्रोसेसिंग और कन्वर्जन ये होती है कि वो बेसिकली माल आपका नहीं होता, रॉ मटेरियल आपका नहीं है, आपका जो बायर है वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देता है। उस रॉ मटेरियल पे आप उसको कन्वर्जन करके या प्रोसेसिंग करके उसका मटेरियल उसको दे देते हैं। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन और प्रोसेसिंग। और फिर थर्ड शेड्यूल आइटम्स कौन सी होती हैं, टिन पैक आइटम्स और यहाँ पे जिन पे रिटेल प्राइस लिखी होती मेंशन हो, ऐसी गुड्स जिस पे टोटल टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया होता है और वो गुड्स उन पे प्राइस मेंशन होती है और साथ सेल टैक्स अलहदा से होता है, वो प्रिंटेड प्राइस। मोस्टली आप उनको कह सकते हैं कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले ज़रूरत में आपको पेस्ट की ज़रूरत हो सकती है, फिर सोप की ज़रूरत हो सकती है, ये चीज़ें हैं। इसको हरफे आम में हम खोखा आइटम भी कहते हैं। अगर आप खोखे पे जाएं तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं थर्ड शेड्यूल आइटम जो है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने इसका टैक्स पे कर दिया है तो इसमें आगे इसका ज़्यादा कंसर्न टैक्स का नहीं होता। अच्छा, गुड्स एफईडी इन सेल्स टैक्स मोड, और ऐसी गुड्स जो जिन पे एफईडी पे हो रही है सेल्स टैक्स मोड में, जैसे कि स्टील सेक्टर किसी दौर में था कि उस पर एफईडी पेड होती थी सेल्स टैक्स मोड में, या कि सर्विसेज जिन पे एफईडी पे हो रही है। फिर सर्विसेज हो सकती हैं, एग्जाम्प्ट गुड्स हो सकती हैं। एग्जाम्प्ट गुड्स कौन सी होंगी, शेड्यूल 6 शेड्यूल। वेरी गुड, मैडम को माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह शेड्यूल पे ग्रिप आ गई है। तो इसी तरह फिर आ जाएगी डीटीआरई गुड्स। डीटीआरई गुड्स क्या होंगी, ड्यूटी टैक्सेस रिमिशन, यानी कि जो चीज़ें हमने किसी ने एक्सपोर्टर अपनी डीटीआरई की अप्रूवल लेता है कि मैंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, सपोज़ ये कोट वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है बना के, तो उसके लिए जो बटन यूज़ हो रहे हैं या उसमें बुकरम यूज़ हो रहा है वो इंपोर्टेड गुड्स वो लगाना चाह रहा है। तो अब क्योंकि एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड है, तो अब जब इंपोर्ट करेगा तो उस पर ड्यूटी एंड टैक्सेस लगेंगे, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो इंपोर्ट करने के बाद जब एक्सपोर्ट करेगा तो उसे रिफंड मिलेगा। तो वो फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम ये निकाली है डीटीआरई कि ड्यूटी एंड टैक्सेस रिमिशन हो जाएगी। किस तरह से कि आपसे ना तो वो ड्यूटी एंड टैक्सेस इंपोर्ट स्टेज पे लिए जाएंगे, ना ही रिफंड दिया जाएगा। तो इसका एक बैंक गारंटी लेती है एफबीआर कि जितनी चीज़ें आप मंगवा रहे हैं उस पर जितनी ड्यूटी एंड टैक्सेस लगने हैं वो सारे की आप बैंक गारंटी दे दें और आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। आप उसको प्रीपेयर करके अपने कोर्स जो चीज़ भी है आपने कोर्ट को एक्सपोर्ट कर दिया, उस पर जितनी इंपोर्ट की थी वो सारी वो चेक होगी कि क्या ये चीज़ें लग गई हैं, उसमें लग गई हैं तो एक्सपोर्ट हो गई हैं, तो फिर उन पे आपसे ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है वो आपके गारंटी जो है ली हुई थी चेक तो वो वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से रिमिशन हो जाएगी। तो ये डीटीआरई की चीज़ें हैं। अच्छा, कॉटन जीनर्स जो होते हैं, कॉटन जीनर्स का बेसिकली ये है कि वो सेटअप बहुत छोटा होता है लेकिन एक सीज़न में बहुत बड़ी प्राइस में वो सप्लाईज दे देते हैं। अब सप्लाईज देने से क्या होता है कि वो क्योंकि करोड़ों की लिंट जो है वो स्पिनर्स को दे देते हैं और उतना सेल टैक्स उनके पास चला जाता था। अब क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, छोटा सेक्टर है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को ट्रेस करना, उससे टैक्स रिकवर करना एक मुश्किल काम था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाए कि इसका टैक्स जो है जीनर बजाय जीनर को देने के कि वो ले जाएं और वो पे ही ना करें, तो स्पिनर खुद इसका टैक्स पे कर देगा। तो इसलिए ये इनवाइस में उसका स्पिनर का देना ज़रूरी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैडम आपने शेड्यूल पढ़े थे जिसमें 8 शेड्यूल में रिड्यूस रेट में था इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अगर ये है तो इसमें रिड्यूस में आ जाएगा। फिर आ जाएगा सीमेंट और कंक्रीट ब्लॉक्स जो हैं ये 10 शेड्यूल में जिसमें भट्टों का जिक्र है और कंक्रीट का फिक्स रेट है वो आ जाएंगे। फिर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, उसके बाद आपकी स्टील मेल्टिंग एंड री रोलिंग, शेड्यूल 13 में जिसमें ये बताया गया है कि री रोलिंग पे कितने यूनिट लगेंगे तो 1 टन प्रोड्यूस होगा और मेल्टिंग पे कितने, ये 13 शेड्यूल में जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक इसका देंगे। फिर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री ये भी 13 शेड्यूल का है। और फिर पोटाशियम क्लोरेट, CNG गुड्स है एज पर SRO दिस। टॉल मैन्युफैक्चरिंग का जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि ये कन्वर्जन जैसे करवाते हैं, कन्वर्जन की तरह से कि मटेरियल किसी का है, जैसे कि आपने किसी वीविंग वाले को, किसी लूमो वालों को आपने धागा दे दिया कि मुझे इतना कपड़ा बना दो, ठीक है, वो टॉल मैन्युफैक्चरिंग होगी कि उसने उस पर मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, मटेरियल उसका अपना नहीं था, मटेरियल भी आपका था और कपड़ा भी आपके पास आ गया, तो इस तरह से ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। और नॉन एडजस्टेबल सप्लाईज ऐसी हैं कि जिस पे एडजस्ट नहीं होना, तो लेकिन हमारा इसमें जो आ रहा है इस इनवॉइस में वो क्या था, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट था, तो हमने गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जब आप गुड्स एंड स्टैंडर्ड रेट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाली ये बार भी ओपन हो जाएगी, वो पहले बंद थी। अब आपने इसका HS कोड डिस्क्रिप्शन देनी होती है। आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर तो आपको HS कोड का पता है, दैट इज़ वेरी गुड कि ये आपके सामने आ रहा है, जैसे ये हॉर्सेस, एसेस, मूव्स या बोवेन एनिमल्स हैं, स्वीप, ये आ रहे हैं। अगर HS कोड का पता है तो पोल्ट्री लाइव्स जैसे, चौधरी साहब आपका बिजनेस भी आ गया, ये इसका HS कोड पता क्या था जो आप इतना बिजनेस करते रहे हैं, 0105, ये पोल्ट्री लाइव्स और फ्लास जो भी आपके थे उसमें ये यूज़ होता था, डक्स थी और ये वो। लेकिन अब इनवॉइस में अगर हम देखेंगे, आपको अगर तो HS कोड इनवॉइस पे लिखा है, वैसे तो लिखा होना चाहिए, आप उसको एडवाइज़ करें सप्लायर को और बायर को कि आपके HS कोड इसमें होने चाहिए। अगर सपोज़ नहीं है आपको, तो फिर FBR ने आपकी सहूलत के लिए इसमें मेंशन कर दिया है कि आप वो चीज़ लिखें और आ जाएगा। सपोज़ इसमें आप देखें डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ आ रही है, कॉपर ट्यूब, हाँ, तो COPPER कॉपर TU। अब कॉपर ट्यूब हम लिखेंगे TU अभी नहीं, हाँ ये देखें आ गया कॉपर ट्यूब हमने लिखा, तो 7411 इसका HS कोड है, तो कॉपर ट्यूब एंड पाइप्स आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। इसमें FBR ने आपके लिए बहुत सहूलत कर दी है कि आप गलती ना करें। तो अब क्योंकि हमने ऊपर स्टैंडर्ड रेट किया था तो जी इधर 18% आएगा, अगर आपने कोई रिड्यूस रेट किया होता तो वो उसका रेट इधर आता मिनिमम। तो अब इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है कि किस, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा हुआ है। फिट्स में अगर फ़र्ज़ किया ये होगा तो फिट में आप उसका जितने फुट का है वो आप उसमें सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कितनी क्वांटिटी है, मतलब हम कहते हैं कि 1000 फुट है या 100 फुट है, कुछ भी आप उसको, जो क्वांटिटी इधर बल्कि मेंशन है वो क्या है, 50 है, तो हम 50 एग्जैक्ट लिखते हैं ना, ताकि 50 फिट है। तो फिर अब इसको जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल टैक्स क्या है आपकी, तो आपकी इनवॉइस पे वो दी होगी। इसमें आपने टोटल वैल्यू लिखना है। बाज़ औक़ात होता है कि एक चीज़ में 2 3 4 आइटम्स दी होती हैं, तो उनको आपने इकट्ठा करके फिर लिखना है कि कितनी टोटल वैल्यू है। जी मैडम, ये कितनी आएगी टोटल वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल टैक्स? 7,92,000। 92,000। तो आप इसको जब करेंगे, आप देखें सेल्स टैक्स में अभी कुछ फिगर नहीं शो हो रही। जब आपने, क्योंकि इधर ऊपर किया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड रेट है और ये ऑटोमेटिकली फिर उसके मुताबिक स्टैंडर्ड रेट पे सेल टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अब ये देखें जो 142,500 यही आ रही है फिर? यस, सेम है। हाँ सेम आ रही है। तो इसमें अब आप देखेंगे कि फिक्स एंड रिटेल प्राइस ये उसके लिए आएगी जो बंदा रिटेलर है, क्योंकि ये रिटेलर तो नहीं है तो इसलिए इसका नहीं आएगा। सेल टैक्स अगर विद हेल्ड हुआ है एट सोर्स तो वो भी आ जाएगा, इसमें वो भी नहीं है। फिर एक्स्ट्रा सेल टैक्स की बात हो रही है। एक्स्ट्रा टैक्स इसमें मैंने आपको जैसे कि पढ़ाया था सेक्शन 3 में कि एक्स्ट्रा टैक्स FBR या गवर्नमेंट लगा सकती है जो कि इक्वल टू 17% हो सकता है, क्योंकि ला उस वक्त 17% होता था तो 17% तक लगाया। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे 2% होता था और फिर फर्दर वो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। ये चीज़ें सारी आपको पढ़ाई हुई हैं। तो एक्स्ट्रा टैक्स अगर है तो वो इधर मेंशन होगा। फिर फर्दर टैक्स है। फर्दर टैक्स किसको लगता है भला? जी मैडम आप बताएं, फर्दर टैक्स किसको लगता है? जी मैडम। कुछ मेंशन करना भूल जाए या जानबूझ के कुछ नॉन रजिस्टर्ड, कि जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता उसको फर्दर टैक्स लगता है। लेकिन ये क्योंकि रजिस्टर्ड आ रहे हैं हमारे पास, हमने एक मेंशन नाम कर दिया तो वो रजिस्टर्ड है, तो इसलिए इसको फिर फर्दर टैक्स 4% नहीं लगेगा। अच्छा, अगर ये इधर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई आ रहा होता तो फिर ऑटोमेटिकली इधर वो सिस्टम ने भी कैलकुलेट कर लेना था, फर्दर टैक्स है। तो इसके बाद आ जाए, अच्छा ऐसी चीज़, अब ये दो नीचे जो सीरीज़ आ रही है ना, ये इसके लिए आ रही हैं। हमने अगर गुड्स कोई और सिलेक्ट की होती कि हम कहते कि एग्जाम्प्ट गुड्स हैं उस पर टैक्स नहीं लग रहा, तो फिर इधर उसने हमसे पूछना था कि कौन सा SRO है या शेड्यूल नंबर। मैंने जो शेड्यूल 6 है,
तो शेड्यूल 6 जो है वो उसका फिर उसने पूछ लेना था और आइटम नंबर कौन सी है। तो ये करने के बाद फिर उसने एग्जाम्प्ट की इजाज़त देनी थी। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें फीड हो गई, यही सबसे बड़ा काम है इसमें सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने में। इसमें आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम इसको सेव कर देंगे। इस आइटम को सेव करेंगे तो ये हमारे पास नीचे जो आ रही है इसमें ये फिगर टोटल होके आ जाएगी। ये क्योंकि हम इमेजिनरी सी चीज़ें डाल रहे हैं तो हो सकता है ये इसमें कुछ कहे कि ये अपना नंबर नहीं है, ये दैट, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई आज अनवाइस सेव्ड सक्सेसफुली, उसने कहा जी सेव हो गई है सक्सेसफुली। ये देखें कि अब आपने ये हमने की थी ना, ये देखें वैलिड इनवॉइस है, सेल टैक्स है 123, हमने 123 लिख दिया था, और कॉपर ट्यूब है और इसका HS कोड भी आ रहा है, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट है, और ये 50 फिट है। हाँ जी, क्वांटिटी हो गई, वैल्यू, एक्सक्लूसिव सेल टैक्स इसमें आ गया, और ये सारी चीज़ें जो जो इसकी अगर SRO और विद होल्डिंग होता तो वो भी इधर आ जाना था। तो इस तरह से आपकी जो टोटल आपने चीज़ें फीड की वो आपकी इनवाइस फीड हो जाएगी। इसी तरह आपकी इनवाइसेस जो फीड होंगी उन टोटल को आप एनेक्स्चर C में ले जाएंगे। तो एनेक्स्चर C आपका बन गया। जब एनेक्स्चर C बन गया तो आपने एनेक्स्चर C में आपका टोटल सेल्स टैक्स आ जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स वो है जो आपने पे करना है। अगर तो आपके पास इनपुट टैक्स है, मतलब आपने परचेजेस की हुई हैं, तो परचेजेस में जाके उनको डाउनलोड करेंगे, परचेजेस आपके पास आ जाएंगी, उसमें इनपुट होगा तो वो उतना माइनस हो जाएगा उसमें से पेएबल जो आपका बन रहा है। फिर उसके बाद अगर कोई इंपोर्ट है, इंपोर्ट को आप डाउनलोड करेंगे, इंपोर्ट जब डाउनलोड होगी तो तब वो भी आपका आके तो वो सारा उसमें से और माइनस हो जाएगा, तो आउटपुट टैक्स ऐसे कम होता जाएगा, क्रेडिट जो उसको आप देंगे। तो इस तरह से बाकी जो जितना बनेगा, जितनी इनवाइसेस होंगी वो उसका आप चालान प्रिंट करेंगे और उसको पेमेंट करेंगे तो आप इनवाइस को सबमिट कर सकेंगे। तो ये था एनेक्स्चर C जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको इनवाइस को फीड कैसे करना है, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपको फिर करने ले जी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का जो यूट्यूब चैनल है, जिसका बेसिक मकसद है कि अवेयरनेस देना टैक्सेशन की, जिसमें टैक्स ऑफिस के ऑफिसर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो लर्निंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारा मेन मकसद एजुकेशनल इसका मकसद है कि लोग सीख जाएं कि टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन के बारे में अवेयरनेस हो जाए और वो उसको मिस्टेक्स ना करें। तो उम्मीद है कि आप भी इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप भी इनवाइस फीड करना जान गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा आपको। और आप ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसको सीखें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।